हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ, मीन्स ग्रेविटेशन लॉ न्यूटन्स का हम लोग पढ़ेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे के लेटेस्ट, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि आज हम लोग 50 प्लस यानी कि लगभग 50 हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जरूर आप लोग बने रहिए और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए, ये फिजिक्स की सीरीज चल रही है और हम लोग बायोलॉजी, केमिस्ट्री, यूथ, जनरल साइंस की सीरीज यहाँ पर चल रही है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसके सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग का बन जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको यहाँ पर बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो पहला, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि स्मॉल जी डज नॉट डिपेंड ऑन द फॉर्म, शेप एंड मास ऑफ द बॉडी। तो ये बिल्कुल सही है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी स्मॉल जी आपका डिपेंड नहीं करता है, शेप पे डिपेंड नहीं करता है, मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है। ये आपका बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन आपका दिया गया है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट पोल्स। तो बिल्कुल सही बात है, स्मॉल जी आपका मैक्सिमम कहाँ पर रहता है? पोल्स में रहता है। और थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा है स्मॉल जी इज मिनिमम एट इक्वेटर, इक्वेटर में वो मिनिमम रहता है। ये दोनों यानी कि ये तीनों पॉइंट आपका करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इनकरेक्ट होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका है इफ द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन द वर्चुअल वेट ऑफ द बॉडी इज लेस देन इट्स एक्चुअल वेट। तो नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। बाकी तीनों आपका ऑप्शन करेक्ट है। आपका वेट ऑफ द बॉडी इन लिफ्ट, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बोल रहा है कि जब भी कोई लिफ्ट अपवर्ड की तरफ जाता है कोई भी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो कोई चेंज ऑफ वेट बॉडी में नहीं आपको फील होता है। ये आपका पॉइंट है, आपको याद रखना है। सेकेंड आपका पॉइंट है व्हेन लिफ्ट गोज अप एन एक्सेलरेटेड स्पीड, अगर लिफ्ट जाता है एक्सेलरेटेड स्पीड में, ठीक है, यहाँ पर क्या जा रहा था यूनिफॉर्म स्पीड में, यूनिफॉर्म स्पीड में आपका कोई नो चेंज। जब आपका बॉडी लिफ्ट में होता है और लिफ्ट जाता है एक्सेलरेटेड स्पीड में, मीन्स बढ़ते हुए स्पीड में जाता है, तब आपका बॉडी का वेट इंक्रीज होता है। और अगर नीचे आएगा तो बॉडी का वेट डिक्रीज होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इफ द लिफ्ट का अगर रोप टूट जाता है, मीन्स फ्री फॉल पे यहाँ पर बात हो रहा है, ठीक है, लिफ्ट का रोप टूट जाता है तो लिफ्ट गिर जाता है इन ए फ्री स्टेट। तो उस केस में क्या होता है? बॉडी बिकम वेटलेस, बॉडी का वेट क्या हो जाता है? वेटलेस हो जाता है, यानी फील्स जीरो, वेट ऑफ द बॉडी फील्स जीरो। लेकिन आपको ध्यान रखना मास जीरो नहीं होता। तो ये 3 पॉइंट है जो कि आपको याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इस न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। इफ यू वेट 38 kg ऑन अर्थ व्हाट विल बी योर वेट ऑन द प्लैनेट ऑफ मरकरी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अर्थ में आपका 38 kg है, तो आपका मरकरी में कितना वेट होगा, ये पूछा गया है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, मरकरी का आपका स्मॉल जी का वैल्यू आपको याद रखना है, तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो मरकरी में आपका स्मॉल जी का वैल्यू आपका क्या है? 0.378 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर स्क्वायर, ठीक, ये आपका वैल्यू है 0.378। तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, जितना भी आपका वेट है केजी में उसको मल्टीप्लाई करना है 0.378। ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो ये कुछ बच्चों से नहीं बनेंगे, लेकिन आपको पता चल गया अभी, तो आप इसको नोट करके रखिए। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन आपका इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और डाउट भी होता है बहुत सारे स्टूडेंट को। तो ये क्वेश्चन हम लोग पढ़िए, विच ऑफ द 2 स्टेटमेंट गिवन बाय ए एंड बी इज और आर ट्रू, व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल। तो यहाँ पर बताना है 2 आपका दिया गया स्टेटमेंट, ये आपका 2 सही है या गलत है, इसी से आपका क्वेश्चन है। तो पहला आपका देखिए ए में ग्रेविटेशनल के रिस्पेक्ट में, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल के रिस्पेक्ट में बोला गया इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मास ऑफ 2 ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग लिखते हैं F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आपका क्या आ जाएगा r स्क्वायर, मीन्स रेडियस का स्क्वायर। अब यहाँ पर पूछा है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास ऑफ 2 ऑब्जेक्ट। तो दिख रहा है आपको
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट, तो आपका ये ऑप्शन ए आपका सही है, आपको पता चल गया। नेक्स्ट आपका इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, आपका क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हम लोग आंसर क्या करेंगे, ओनली ए इज ट्रू वाइल बी इज फॉल्स, आपका ऑप्शन, चलिए ऑप्शन पे ले चलते। तो यहाँ पर हम लोग देखिए पहला ऑप्शन आपका सही है लेकिन बी फॉल्स है, तो आपका ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका फिर से आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 584, ऐसा यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपीटेडली पूछा गया है, कुछ बच्चों को इजी लग सकता है लेकिन ये रिपीटेडली पूछा गया इसी कारण ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका स्मॉल जी का आपका क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है इसका वैल्यू आपको दिख रहा है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। Which one of the following is not true about the Kepler's rules of planetary bodies? तो केपलर का रूल्स आपको याद रखना चाहिए, वो क्या दिए थे पोस्टुलेट, उसके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन बनते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में ही आपका क्लियर हो जाएगा केपलर्स का जो रूल्स है प्लानेटरी बॉडीज के लिए जो बनाया गया था। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है, द ऑर्बिट ऑफ द प्लानेट इज एलिप्टिकल विद द सन एट वन ऑफ द टू फोकी, ठीक है, तो ये बात आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सेकंड आपका है ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग ए प्लैनेट एंड द सन मेक्स एन इक्वल एरिया आउटसाइड ड्यूरिंग द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये भी आपका सही है और ये भी सही है। थर्ड आपका स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ऑर्बिट, तो जो भी स्क्वायर होगा उसका ऑर्बिटल पीरियड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका क्यूब ऑफ द सेमी प्रिंसिपल एक्सिस के, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ये आपका क्या होगा, स्क्वायर आपका क्यूब के स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड यानी इसके टाइम पे, ठीक है, तो वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, क्यूब ऑफ सेमी प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्यूब ऑफ सेमी प्रिंसिपल एक्सिस के प्रोपोर्शनल होगा, ये पॉइंट आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। चलिए ए बी और सी यहाँ पर सही हो गया इसके रिस्पेक्ट में। ऑप्शन आपका डी है द ऑर्बिटल पीरियड डिपेंड ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, ऑर्बिटल पीरियड मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड नहीं करता है। जो 3 लॉ ऑफ केपलर्स है वो हम लोग एक बार देखते हैं। पहला ऑप्शन जो दिया गया था ये यही है केपलर्स का फर्स्ट लॉ, ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट हैविंग द सन एट वन ऑफ द फोकी, ठीक है, तो सन बीच में रहता है और इलिप्टिकल ऑर्बिट्स रहते हैं, इलिप्टिकल्स मीन्स शेप का ऑर्बिट रहते हैं जिसके अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं। सेकेंड लॉ आपको क्या डिस्क्राइब कर रहा है, द एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट, जो एरियल वेलोसिटी प्लैनेट का रहता है सन के अराउंड वो कांस्टेंट रहता है। देखिए थर्ड आपका लॉ क्या है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स सेमी प्रिंसिपल एक्सिस, जो अभी हम लोग देखे ये आपका लॉ, तो 3 ही लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर ऑब्जेक्ट विथ ए फोर्स विच इज, तो यहाँ पर आपका बात हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अब यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि विच इज, तो वो आपका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मासेस, दो बॉडी का मास के मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहता है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग देखते हैं which is proportional to the multiplication of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them, तो ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम करेक्ट है और पहले ही आपका आ गया है, तो इसके कारण हम लोग बाकी ऑप्शन को रीड करने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखिए, ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग अमॉन्ग इज वीक फोर्स, तो यहाँ पर सबसे वीक फोर्स क्या है ये पूछा जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बहुत वीक है। अगर कोई आपका फ्रेंड आपके साथ है तो वहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, लेकिन ये इतना वीक है कि हम लोगों को फील नहीं होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के क्वेश्चन यहाँ पर है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपका वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में हम लोग पहले यहाँ पर क्या देखेंगे, यूनिट। यहाँ पर आपका वैल्यू लगभग सेम है। यूनिट आपको पता है न्यूटन, आपका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये आपका यूनिट कहाँ पर है, तो ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही में आपको वैल्यू याद रखना है 6.67 इंटू 10⁻⁹। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स डज नॉट डिपेंड ऑन। तो यहाँ पर पूछा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कोई भी दो बॉडीज में किस पे डिपेंड नहीं करता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन आपका दिख रहा है डिस्टेंस बिटवीन देम, क्या इस पे डिपेंड नहीं करता है, तो इस पे तो डिपेंड करता ही है। हम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला देखा है F=G(m)(m)(1m2/r²। तो यहाँ पर फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर आपका डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा, ये आपका सही है। यहाँ पर पूछा कि कौन डज नॉट डिपेंड, तो ये तो डिपेंड कर ही रहा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो प्रोडक्ट ऑफ मासेस भी आपका डिपेंड कर रहा है, अगर ये कम ज़्यादा होगा तो ये भी आपका चेंज करेगा। डिपेंड का मतलब आपको क्या हो जाता है कि अगर उसके चेंज करने से आपका इसमें भी आपका कोई इफेक्ट आ रहा है तब वो उस पर डिपेंड हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका घट जाएगा, और मास को हम लोग अगर बढ़ाए तो ये आपका बढ़ जाएगा। तो ये डिपेंड कर रहा है आपका, इसी को बोलते हैं डिपेंड करना। नेक्स्ट आपका है, तो ये भी डिपेंड कर रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सम ऑफ देयर मासेस। तो यहाँ पर आपका किस पे डिपेंड नहीं करता है, ये पूछा गया है। तो सम ऑफ देयर मासेस, सम ऑफ देयर मासेस आपका कहीं नहीं है, फॉर्मूला में ही नहीं आता है, तो उस पर तो डेफिनेटली डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, मीन्स डिपेंड करता नहीं है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये सब आपका डिपेंड करता है फोर्स पे, क्योंकि आपको वैल्यू दिख रहा है फोर्स के फॉर्मूले में, अगर वैल्यू दिख रहा है तो डिपेंड कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन बिटवीन देम। तो यहाँ पर पूछा है कि डिस्टेंस अगर डबल कर दे हम लोग तो फोर्स में क्या इफेक्ट होगा, मीन्स क्या चेंज होगा। तो हम लोग को पता है कि फोर्स है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, ये डिस्टेंस आर के स्क्वायर के, ठीक है। मीन्स अगर ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, ये आपका पहले आपको पता रहना चाहिए। और इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि डिस्टेंस जो आर है उसको डबल कर दिया, मीन्स 2r कर दिया, यही बोल सकते हैं, डबल कर दिया 2r कर दिया। तो फोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो फोर्स बन जाएगा 4r², डबल होने पे क्या आ जाएगा 4 और r², मीन्स चेंज आपका क्या हो गया, फोर्स आप 1/4 हो गया आपका। पहले आपका फोर्स क्या था, ये था, अब इसमें 1/4 हो जाएगा। तो हम लोग को समझना है यहाँ पर फोर्स और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन जो बन रहा है वो क्या होगा, इन्वर्सली होगा। मीन्स अगर हम लोग डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स घट जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझना है जितना टाइम हम लोग डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं उसका स्क्वायर टाइम फोर्स घट जाएगा। यानी कि अगर हम लोग फोर्स को बढ़ाएंगे मीन्स डबल करेंगे, यानी 2 टाइम्स करेंगे हम लोग डिस्टेंस को, तो फोर्स क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर टाइम घट जाएगा, मीन्स 4 टाइम्स घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स विल डिक्रीज बाय 4 टाइम्स। अगर हम लोग 3 टाइम्स बढ़ाते तो इसका स्क्वायर क्या हो जाता, 9। तो यहाँ पर क्या हो जाता, ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज बाय 9 टाइम्स। तो सिंपल आपको यहाँ पर दिमाग में ही कैलकुलेट कर लीजिए, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत इजी आपको लग रहा है, क्योंकि हम लोगों को पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहता है, डिस्टेंस का रहता है। ऑप्शन नंबर सी, डिस्कस करने का कोई यहाँ मतलब नहीं बनता है, आपको पता है फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
आर स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द चेंज इन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट व्हेन द मास ऑफ वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज डबल। तो मास आपका, जब मास का बात आएगा, मास अगर डबल हो जाता है तो उतना ही टाइम्स आपका फोर्स डबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपका क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स आपका ऐसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मास आपका क्या हो रहा है, कोई भी एक मास ऑफ वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज डबल, मीन्स कोई भी आपका एक मास डबल हो गया, यानी कि फोर्स भी आपका डबल हो जाएगा। तो फोर्स आपका डबल किस में, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर डबल बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बस फॉर्मूला आपको याद रखना है और कुछ नहीं। फॉर्मूला आपको अगर याद है तो सारा क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इज ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर बाय ए फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू। तो हम लोग को पता है ग्रेविटेशनल फोर्स से हर एक ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, तो वो आपका किसके प्रोपोर्शनल रहता है, तो वो आपका मास के प्रोपोर्शनल रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और इन्वर्सली अगर पूछता तो क्या हो जाता, डिस्टेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल्ड देन द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विल बी। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है जो कि ग्रेविटेशनल से बनते हैं, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या बोलता है, मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल। तो मास, दोनों का मास ट्रिपल हो रहा है, मीन्स दो मास है तो दोनों मास ट्रिपल हो जाएगा, तो 3 × 3 मतलब 9 हो जाएगा। तो फोर्स आपका कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। सिंपल आपको ध्यान रखना, फोर्स आपका 9 टाइम्स हो जाएगा। जो न्यू फोर्स बनेगा वो आपका पुराना फोर्स का 9 टाइम्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, मीन्स फॉल्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, मीन्स गलत है। तो ऑप्शन ए आपका है, द वैल्यू ऑफ जी इज सेम एज इट वैल्यू ऑन द मून और अर्थ। तो बात सही है, जी आपका क्या कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मीन्स कहीं भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। सेकेंड आपका है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सेंटर ऑफ टू मास ऑफ 2 kg प्लेस डिस्टेंस ऑफ 1 m इज 26.68 10⁻⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये भी आपका सही है, क्योंकि हम लोग अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आपका आ जाएगा, चाहे तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सी में आपका है, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो ये भी आपका ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस वो क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डबल्स व्हेन डिस्टेंस बिकम देम इज हाफ। तो आपको समझना है यहाँ पर फोर्स आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा जब डिस्टेंस हाफ होगा। क्या ये पॉइंट आपका वैलिड कर रहा है? तो अगर हम लोग हाफ कर देते हैं, यानी 1 आर का वैल्यू हम लोग रखेंगे, आर का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे 1/2। आर यहाँ पर क्या होता है, स्क्वायर रहता है, तो 1/4 होगा, ऑब्वियस है। और ये 1/4 ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स आपका हो जाएगा, जो फोर्स है उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर पूछा कि वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो डबल तो नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये आपका यहाँ पर क्या होगा, 4 टाइम्स होगा। ये आपका बात यहाँ पर गलत था, तो ऑप्शन डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट बिटवीन दैश ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट बी फेल अंटिल द मास ऑफ ऑब्जेक्ट सच प्लान इज वेरी हाई। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी रहता है वो हर एक ऑब्जेक्ट, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट के बीच में रहता है। आप, आपके फ्रेंड, कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसके बीच में होगा, लेकिन फील क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो मास पे डिपेंड करता है। मास बहुत नेग्लिजिबल ये सब होता है, लेकिन प्लानेट में ये अफेक्ट करता है क्योंकि उसमें मास बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चन आपका है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेट। ऑप्शन नंबर ए वेट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड। तो यहाँ पर बोला गया है कि वर्क डन ग्रेविटी के द्वारा जो होगा वो किस पे डिपेंड रहेगा आपका। तो पहला ऑप्शन है, एट द डिफरेंस ऑफ द वर्टिकल हाइट
ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकेंड है डिफ्रेंसिएशन ऑफ चेंज इन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिफ्रेंसिएशन ऑफ द चेंज इन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और डी पॉइंट है आपका डिफरेंस इन हॉरिजॉन्टल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है डिफ्रेंसिएशन आ गया, तो ये तो आपका होगा ही नहीं, तो दोनों ऑप्शन आपका रॉन्ग। और डिफरेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल का हम लोग लेंगे ही नहीं। जो वर्क डन बाई ग्रेविटी आपका फॉर्मूला आपको तो पता ही है, क्या हो जाता है mgh। तो यहाँ पर हाइट जो कि हम लोग वर्टिकल हाइट लेते हैं और हॉरिजॉन्टल हाइट यहाँ पर बोला गया, इसलिए ये पॉइंट भी आपका गलत हो जाएगा। तो एक ही पॉइंट आपका बच रहा है ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिस्कवरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मीन्स कैपिटल जी कौन किया था? तो ये आपको पता है, कहाँ किस एग्जाम में पूछा गया था, ये आपके यहाँ मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं। ये आपका किया था हेनरी कैवेंडिश। आप लोग इसको किसी और नाम से भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए हेनरी कैवेंडिश ही होगा, सेवेंडिश कैवेंडिश जो भी आप लोग बोले, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 600, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी अप्लाई टू। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी आपका किस पे अप्लाई होता है ये पूछ रहा है। तो चाहे अर्थ सन हो, सन प्लानेट हो, अर्थ मून हो, ये सब पे अप्लाई होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी, एनी पेयर ऑफ द ऑब्जेक्ट पे ये अप्लाई होगा। कोई भी पेयर रहे आपका उसमें जिसमें मास है उस पर अप्लाई होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है एफ इक्वल टू जी mm बाई डी स्क्वायर, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला। व्हाट इज जी इन दिस फॉर्मूला? तो जी आपका क्या है? जी आपका क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू आपको याद रखना है 6.67 इंटू 10⁻⁻⁹, और उसका ऐसा यूनिट भी इंपॉर्टेंट है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर इसका छोटा ही होगा। चलिए, सपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स चेंजेस इनवर्सली फ्रॉम एन पावर ऑफ ए डिस्टेंस, then the time period of the planet revolving around the sun in a circular orbit of r radius will be proportional to। यहाँ पर आपको बोल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चेंज हो जाता है इनवर्सली, और वो एन पावर ऑफ डिस्टेंस के हिसाब से चेंज होता है, जिसमें कि आपका आर रेडियस दिया हुआ है, तो वो प्रोपोर्शनल किसके द्वारा होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर का पावर n+2/2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए 603, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इससे पूछा कौन सा इनकरेक्ट है, यानी जो गलत है उसको आपको बताना है। तो पहला है द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। तो जी का वैल्यू कहीं भी रहे सेम होगा, तो ये तो बात सही है। द सेकेंड आपका है द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई बिटवीन टू ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर हुज मासेज आर ऑफ 2 kg ईच इज 26.68। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये भी राइट हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। 2 kg ईच है मीन्स टोटल मास आपका क्या हो जाएगा 4, और 6 4 जा क्या होता है 24, और बाकी पॉइंट में 6 7 है, इसके हिसाब से तो 24 से ज़्यादा आ गया, तो यही आप तो हो ही रहा है ये ऑप्शन यहाँ पर वैलिड। ऑप्शन सी इसमें क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी इज वैलिड ओनली इन द लेबोरेटरी। तो न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटी जो लेबोरेटरी में भी वैलिड है मीन्स लैब में ही वैलिड है, तो ऐसा लॉ क्यों ही कोई बनाएगा जो लैब के अंदर ही वैलिड है? तो ये आपका इनकरेक्ट सेंटेंस है, जो कि ऑप्शन के हिसाब से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही इनकरेक्ट है, बाकी ऑप्शन डी भी आपका सही है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा ओनली सी जो आपका यहाँ पर रॉन्ग है, बाकी सारा ऑप्शन आपका सही बात बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज इंक्रीजेज व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल। तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फोर्स में क्या इफेक्ट होगा? तो फोर्स घटेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको पता है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस आपका बढ़ गया, आर मीन्स आर का वैल्यू बढ़ रहा है, यानी 4 घट रहा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन आपका 20 में राइट आंसर होगा डिक्रीजेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 605। इसमें क्या बोल रहा है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज एफ। ठीक है, इफ द मास बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज हाफ विदाउट चेंजिंग देयर डिस्टेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी। तो इसमें आपको बोल रहा है
कि जो फोर्स है उसमें क्या होता है, आपका मास को हाफ कर दिया जाता है, तो फोर्स का वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, पहले हमारा फोर्स क्या था, m1 m2 बाई आर स्क्वायर ये था, और आपका इसमें रहेगा कैपिटल जी जो कि कॉमन है दोनों में, उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। फिर आपका न्यू फोर्स क्या हो जाता है, m को हाफ कर दिया गया है, मीन्स m1/2 और m2/2, और आपका क्या है आर स्क्वायर सेम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4 m1 m2/r²। तो ये जो न्यू फोर्स है आपका किसके बराबर है, इतना पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर है। तो आपका हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, 1/4 ये, तो ये रिलेशन बन जाएगा और 1/4 हो जाएगा। तो आपका ये किस में है, चलिए देखते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है, जो आप लोग को इजीली देख सकते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ अट्रैक्ट थिंग टुवर्ड इटसेल्फ, दिस इज ड्यू टू। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि पृथ्वी है जो कि हर चीज़ को अपने तरफ खींचती है, जैसे कुछ भी हम लोग ऊपर फेंके तो वो नीचे ही आना है उसको, तो ये किस लिए होता है ये पूछ रहा है। तो ये होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया जो रिलेट नहीं करता है किससे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी से। तो हम लोग एक एक करके ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है द फोर्स दैट बाइंड अस टू द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। तो ये सही है, फोर्स हम लोगों को अर्थ की तरफ खींचे हुए रखता है, पकड़ के हुए रखता है, हम लोग अर्थ से ही हम लोग सटे हुए हैं, ठीक है। तो ये तो सही है, लॉ ऑफ ग्रेविटी के अनुसार काम कर रहा है। बी आपका क्या है, मून मूवमेंट अराउंड द अर्थ। तो मून का जो मूवमेंट है अराउंड द अर्थ वो भी लॉज ऑफ ग्रेविटी के कारण ही होता है। थर्ड आपका क्या है, ड्यू टू टाइड ड्यू टू मून एंड सन। तो ये टाइड जो होता है ये भी आपका ग्रेविटी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड है और उसी के कारण ये होता है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर डी देखिए, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द मून, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द मून, तो ये तो है नहीं, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द मून, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल्स टाइप का है, व्हाट वुड बी द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ m kg फ्रॉम द अर्थ सरफेस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2r, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज r। तो यहाँ पर पूछा है कि मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड करेगा सैटेलाइट को लॉन्च करने में, जिसका मास आपका m दिया गया है, अर्थ के सरफेस से उसको लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। कहाँ तक लॉन्च किया जा रहा है, 2r डिस्टेंस आपका हाइट दिया हुआ, ये यहाँ तक लॉन्च करना है, और बताया जा रहा है कि रेडियस ऑफ अर्थ का क्या है, r है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मिनिमम एनर्जी क्या रिक्वायर्ड करेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है, मीन्स सही नहीं है। तो पहला आपका ऑप्शन है द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड मिनिमम एट इक्वेटर। तो ये बिल्कुल सही है, कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट मैक्सिमम पोल्स पे होगा, मिनिमम इक्वेटर पर। क्यों, क्योंकि जी का वैल्यू मैक्सिमम पोल्स पे रहता है और इक्वेटर में मिनिमम रहता है, बस इसीलिए। तो ऑप्शन आपका ए आपका सही है। सेकंड आपका है द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मिनिमम एट पोल्स एंड मैक्सिमम एट इक्वेटर। तो ये जब पहला सही हो गया और इसका उल्टा बी में लिखा हुआ है, तो ये ऑब्वियसली ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो इस हिसाब से यहाँ पर ये ऑप्शन बी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी और डी को पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बात सही स्टेटमेंट का है, तो हम लोग सही स्टेटमेंट को जान के अपना नॉलेज को थोड़ा और बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन सी है द वेट ऑफ ए ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट सेंटर 0, सेंटर में 0 रहेगा, इक्वेटर में मिनिमम रहेगा, पोल्स में मैक्सिमम रहेगा। चलिए डी में देखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव एट हायर हाइट द वेट इज डिक्रीजेस। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग हायर हाइट पे ले जाते हैं तो उसका वेट डिक्रीज करता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका आने वाले टाइम में इसी में से आएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 610, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एक्सीड द नॉर्मल डिस्टेंस बाय 6, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी
तो यहाँ पर क्या बोला गया, जैसे हम लोग जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है, वो तो सबको पता है, लेकिन यहाँ पर बोला है कि उसका डिस्टेंस डिस्टेंस एक्सीड कर जा रहा है कितना से, 6 से। जब 6 से एक्सीड कर जा रहा है मीन्स जो डिस्टेंस है वो आपका 6 टाइम्स इंक्रीज कर गया, तो आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी में क्या चेंज आएगा ये पूछा गया। तो सेम हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, चलिए फिर से। तो नॉर्मल हम लोग को पता है फोर्स क्या आपका है, फोर्स इक्वल टू G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर आपका डिस्टेंस को डिनोट करता है आर। अब यहाँ पर जो न्यू फोर्स है वहाँ पर आपका आर का वैल्यू क्या है, 6R, ठीक, इतना ही वैल्यू है इसका। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो ये G m1 m2 आपका सेम है, बस यहाँ पर आपका क्या आर की जगह पर 6R आ जाएगा और ये हो जाता है स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, G m1 m2 आर स्क्वायर, यहाँ पर 36। तो इतना पार्ट आप देख रहे हैं, इतना पार्ट ये आपका क्या है, ये है। तो हमारा न्यू फोर्स का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, न्यू फोर्स का वैल्यू 1/36 और ये तो 1/36 टाइम्स हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। ये समझ में आ रहा है, 1/36 टाइम हो गया है। तो चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। दिख रहा है 1/36 टाइम्स किस में है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कैसे आया वो आप लोग देख लिए, इसलिए आंसर इसका ये होगा। तो बस एग्जाम में आपको कैसे करना है, एग्जाम में आपको क्या समझना है कि जो डिस्टेंस है वो क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो भी चीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा वो 1 टाइम्स हो जाएगा, जितना भी जैसा भी है। स्क्वायर है, स्क्वायर था इसीलिए वो स्क्वायर हो गया, 1 टाइम्स हो गया, ठीक है, ये आपको समझना है। इस क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू फिजिकल ऑब्जेक्ट। तो कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियस है ग्रेविटेशनल फोर्स। इतना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब हम लोग इजीली बता सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा 100% एक्यूरेसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट फोर्स मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, सारे प्लैनेट एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि सोलर स्ट्रक्चर को बनाए रखता है, मेंटेन करके रखता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा हलवा सवाल यहाँ पर आ गया आपके लिए। अगर आप लोग कंटिन्यूटी में है तो आपके लिए ये सवाल मीन्स देख के आंसर देने लायक है। तो सिंबल ऑफ कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल इज, तो हम लोग को पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग को पता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल जी, आपको याद रखना कैपिटल जी। स्मॉल जी होने पे ये एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, इसलिए गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 614 देखिए, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो यहाँ पर बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका हम लोग लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या आपका बन जाता है, जी इक्वल टू आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद आपका रहेगा मास। मास किसका, अर्थ का मास, इसीलिए यहाँ पर हम लोग नीचे में ये लिखते हैं मास ऑफ अर्थ। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और ये रेडियस किसका रहेगा, अर्थ का रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्मॉल जी आपका किससे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी जी, कैपिटल जी, तो इस पे डिपेंड कर रहा है आपका। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर बी देखिए, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉलिंग बिलो एम, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, ये मास ऑफ द अर्थ यहाँ पर है सिर्फ, तो ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। बाकी आपका रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रहा है, अर्थ मास एम इसमें भी डिपेंड कर रहा है। तो आपका यहाँ पर किस पे डिपेंड नहीं पूछा है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 615, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इफ अट्रैक्शन ऑफ द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज 1/9 ऑफ फोर्स। अब ये क्वेश्चन क्या है, जैसा हम लोग करते आ रहे थे उसका बस बताना है कि जो फोर्स है वो 1/9 हो जा रहा है। तो 1/9 कब होगा, डिस्टेंस कितना रहेगा जब 1/9 हो जाएगा, इसका वैल्यू डिस्टेंस कितना बढ़ेगा जब 1/9 हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन क्या है डिस्टेंस का और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इन्वर्सली है। तो डिस्टेंस आपका 3 टाइम्स हो जाएगा,
ठीक है, 3 टाइम्स हो गया तो फोर्स का वैल्यू 19 टाइम्स हो गया। तो यही पूछा गया था आपसे, फोर्स 19 टाइम कब होगा, तो डिस्टेंस आर आपका क्या हो जाएगा, 3r हो जाएगा। बस यही आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं है पूछा गया। तो आप लोग क्वेश्चन को रीड जरूर कीजिए पढ़ने से पहले एक बार, कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, नहीं पूछ रहा है या फिर है। तो यहाँ पर नहीं पूछा, तो पहला ऑप्शन आपका क्या है, टू प्रिवेंट द प्लानिटरी एटमॉस्फेयर फ्रॉम बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम देम। तो ये तो एग्जाम्पल है ग्रेविटी का, सबको मेंटेन करके रखता है, हमको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसको बाइंड करके रखता है, ठीक है। सेकंड आपका, इट हेल्प्स इन रोटेशन ऑफ ब्लैक होल। तो ब्लैक होल का रोटेशन से यहाँ पर क्या ही मतलब है, तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं होगा, ये एग्जाम्पल नहीं है ग्रेविटी से, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है कीप द स्टार कनेक्टेड टुगेदर। तो कोई भी बॉडी रहे, स्टार प्लैनेट, सबको वो बाइंड करके रखता है एक फोर्स के तहत, ग्रेविटी के तहत, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है मून इज इन इज ऑर्बिट। तो मून अपनी जगह पर क्यों है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। तो ये सारा ऑप्शन यानी कि, चलिए मार्कर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर, ऑप्शन ए आपका सही है जो कि ग्रेविटी पे है, एग्जाम्पल है उसका, सी भी है और डी भी है। लेकिन ऑप्शन बी जिसको मैंने रेड से किया है वो आपका एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पर वही पूछा है कौन सा नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 617, फ्री फॉल पॉसिबल ओनली इन। तो पूछा फ्री फॉल कब पॉसिबल है, तो नॉर्मली फ्री फॉल पॉसिबल नहीं है। फ्री फॉल कब पॉसिबल है, इन वैक्यूम, वैक्यूम में पॉसिबल है। जब वैक्यूम रहे फ्री फॉल कब होगा, जब आपका एयर नहीं रहे एटमॉस्फेयर में, तब फ्री फॉल आपका पॉसिबल है। कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होता है वैक्यूम में, क्योंकि वहाँ पर आपका कोई फ्रिक्शन का इफेक्ट नहीं रहता ऑब्जेक्ट में, तो उसी को हम लोग वैक्यूम से बोलेंगे। तो ये आपका क्रिएट करना पड़ेगा फ्री फॉल का, हम लोग जितना भी एक्सपेरिमेंट होता है ये वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी आपका हो जाएगा।